अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपके साथ एक नई वीडियो में नए मेहमान के साथ मौजूद हूँ और आज मेरी मेहमान हैं राबिया अल रबा। राबिया का तारुफ़ बेसिक तो अफ़साना निगारी है, लेकिन इसके अलावा भी सारे मुकामात पे राबिया जो है वो अपने रंग जगाती और हमें अपने कलम की जो है वो ताकत दिखाती नज़र आती हैं। राबिया ने एक किताब भी लिखी है और उस किताब का तारुफ़ मैं समझ नहीं पाता कि मैं किस तरह से कराऊँ। ना वो नॉवल है पूरी तरह से, ना वो नॉन फ़िक्शन है, ना वो फ़िक्शन है। उसमें बहुत कुछ डिफरेंट सा तजर्बा राबिया ने किया है और उसके जो को राइटर हैं या जो एक मुसन्निफ़ हैं जो उसके साथ राबिया ने उनके साथ लिखा है डॉक्टर सुहेल साहब, वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो तो फ़िलहाल हमारी पहुँच से थोड़े से बाहर हैं, वो कनाडा में मुक़ीम हैं। लेकिन राबिया हमारी पहुँच में थी, तो हमने राबिया को आज जो है वो अपने साथ मदऊ किया है और हम चाहते हैं कि राबिया से हम जानें कि उन्होंने वो क्या तजर्बा किया है। इसके अलावा एक और तारुफ़, एक और बेहतरीन कारनामा, इल्मी कारनामा, अदबी कारनामा, आप कोई सा भी कारनामा उसे कह लें, वो राबिया ने अंजाम दिया है और वो ये है कि 250 अफ़साना निगारों को उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद से उनके काम को जमा किया है, उनके अफ़सानों को जमा किया है और उसे किताबी शक्ल में जो है वो हमारे लिए अवेलेबल किया है। वो काम इन्होंने किसी एक मख़सूस इदारे के लिए किया है, उसके बारे में भी थोड़ी-सी राबिया से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राबिया पहले तो ये कि तालीम व तरबियत और ये इल्मी चीज़ों की तरफ कैसे राग़िब हुई और फिर आज मेरा इरादा ये है कि हम राबिया को एज़ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे एक मुसन्निफ़ की हैसियत से कि मुसन्निफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ होने वाले वाक़यात और उसके इर्द-गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं उनको कैसे देखता है। एक लिखने वाला जो होता है वो ज़ाहिर है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखता है। तो क्या वो हमारे जो हमारे मुआशरे पे जो असरात आते हैं मुख्तलिफ़ एक्शंस के जो हमारी गवर्नमेंट लेती है या उसके अलावा जो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के मामला जैसे कोरोना का एक मामला है, इस पे क्या राय होती है ऐसे लिखने वालों की और वो क्या जो है बेहतरीन तरीके से हमें उस बारे में बता सकते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे जो है वो हमें उसको प्रोसीड करना चाहिए। तो वेलकम राबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और आज आपको अपने चैनल पे हुँ, वेलकम करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत अरसे से मैं बहुत आपके शुक्रिया। साथ इस इंटरव्यू को प्लान कर रहा था, लेकिन किसी न किसी वजह हुँ, से जो है वो इंटरव्यू आगे पोस्टपोन होता रहा और ये बेसिकली इट्स नॉट हुँ, एन इंटरव्यू, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन और हम छोटी-सी जो है वो गपशप लगाएँगे, थोड़ा-सा चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे हुँ, में जानें और आपके नज़रियात के बारे में जानें और समझें कि आप दुनिया को जो है वो किस नज़र से देखती हैं। हुँ। तो राबिया, देखते सबसे पहले हैं। हम देखती हैं, फिर उसके बाद लिखती हैं। दोनों काम करती हैं ना, हम तो खाली देखते हैं और चुप हो जाते हैं या मैक्सिमम एक वीडियो बना लेते हैं, वो भी नहीं, आप जैसे लोगों आप के लिखे हुए देखते काम पे। हैं और बोलते हैं। हाँ, मैं ज़्यादा आप बोलता हूँ, देखते ये है। हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और बोलते हैं। हम देखते बिल्कुल, हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और लिखते हैं। लिख काम देते हैं। वही बस है। इज़हार है असल मकसद तो हाँ, लिखने का। हाँ, इज़हार है। असल चीज़ इज़हार है और इज़हार का जो मीडियम आपने चुना है वो लिखना है और लिखना जो है वो बहरहाल हर एक के बस का काम तो नहीं है। ख़ैर आजकल तो हर एक ही लिख रहा है, लेकिन ये है कि बहरहाल एक्चुअली वो हर एक के बस का काम है नहीं। तो आप भी ज़ाहिर है जब लिखती हैं तो बहुत ही मुश्किल मराहिल से गुज़रती होंगी और बहुत ज़्यादा इसके लिए मुख्तलिफ़ इंस्पिरेशंस और फिर उसके बाद रिसर्च और फिर उसके ऊपर मुशाहिदा और पता नहीं क्या-क्या मुश्किल से अल्फ़ाज़ हैं, जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो आप करती होंगी। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपने अफ़साना निगारी का ही इंतख़ाब क्यों किया? आपके पास तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल था। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर डाइजेस्ट राइटिंग में जो है वो अपना नाम बनाती हैं पहले और बड़ी आराम से पैसे कमाती हैं। तो आप क्यों ये मुश्किल सिन्फ़ अफ़साना निगारी की तरफ राग़िब हो गईं? हुँ, क्योंकि मैं एक तो ये कि शुरू से अफ़साना पढ़ रही थी। हुँ, हुँ। मैंने डाइजेस्ट कभी आज तक नहीं पढ़ा। हुँ, हुँ। और नंबर 2 पैसा कमाना मेरे पेश नज़र था नहीं। मैं शायद अदब बराए अदब वाली बंदी थी और इंतख़ाब नहीं हम करते चीज़ों का कि हमें क्या करना है। कई दफ़ा इंतख़ाब हमारे फ़ेल हो जाते हैं, मेरा इंतख़ाब भी फ़ेल हो गया। मैं तो बनना हुँ। चाहती थी आर्टिस्ट, पेंटिंग करना चाहती थी। मेरा इंतख़ाब फ़ेल हो गया। उसके अच्छा। बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो था मैं लेक्चरर बनना चाहती थी। ये इंतख़ाब भी फ़ेल हो गया। उसके बाद फिर मैंने इस कश्ती को ज़िंदगी की दरिया के हवाले कर दिया, ज़िंदगी के दरिया के हवा की हवाले। मौजों पे आपने हवाले कर और दिया, कि जहाँ दिल चाहे ले जाओ। अब ये जहाँ मर्ज़ी ले जाओ भई, अब हमें कोई परवाह नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब आपने अचानक से इतने सारे जो आपने पेशे गिनवाए जिसमें आप जाना चाहती थीं, जिनमें एक सबसे अहम पेशा जो मुझे नज़र आया वो एक पेंटर का था और मुझे लगा कि पेंटिंग जो है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक एक्सप्रेशन का जो है वो आर्ट है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं और जैसा कि आप
खुद भी कह रही हैं कि आप एक एक्सप्रेसिव किस्म की खातून हैं, तो फिर आपने वो पेंटिंग वगैरह क्यों परस्यू नहीं किया आगे? बस इस सोसाइटी में पेंटर को तो मेरा ख्याल है कि देखा भी नहीं जाता। वही था कि मेरे फादर को भी सबने यही कहा, नहीं एनसीए में नहीं जाना और ये और वो जो है कि हमारा ज़हनी तौर पे ताज्जुब है आर्टिस्ट के बारे में। हम आर्टिस्ट को मतलब एक बिल्कुल मुहावरा समझते हैं। और चीज़ तो हम बनाना चाहते हैं अपनी बेटियों को थ्री पीस गर्ल। वो अच्छा। थ्री पीस गर्ल सोसाइटी गर्ल का जिसे आमतौर पे कहते हैं। तो जो हम्म। आर्टिस्ट है वो सोसाइटी थ्री पीस गर्ल नहीं होती, वो लेकिन क्या वो होती जिसे है? बनना होता है वो बस कुछ भी नहीं, वो लोगों की समझ से बाहर होती है। वो वन पीस भी हो सकती है, वो टू पीस भी हो सकती है, वो विदाउट पीस भी हो तो फिर सकती क्या है। बन जाती है वो? फिर वक्त उसके ऊपर बना देता है कुछ ना कुछ ना। ये फिर वक्त बना देते हैं ना, जब हाँ। आपको मतलब फिर वो आपका इंतखाब नहीं होता। फिर नहीं लेकिन ये बहरहाल तो फिर करना आपको वही है। हम्म। हम्म, नहीं लेकिन ये तो फिर हर करना। फील्ड में ही औरत के लिए फिर तो ये मसला आता है ना। ये तो एक ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी सिर्फ एक आर्ट ही एक ऐसी फील्ड है। मैं तो समझता हूँ कि औरतें ज़्यादा बेहतरीन आर्टिस्ट होती हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी मेरे ख्याल से औरतों के जो हम्म जो आर्ट पीसेस होते हैं उनकी बड़ी मांग है और बड़ी डिमांड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करती हैं चीज़ों को। तो हम्म मुझे तो बहरहाल हो सकता है आप एक खातून हैं, आप बेहतर समझती हैं कि औरत के लिए शायद एक मुश्किल हो ये प्रोफेशन, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेंटर तो हर औरत ही होती है। नहीं, मुश्किल नहीं होता, कबूलियत नहीं होती सोसाइटी की। आर्ट हमारी सोसाइटी की कबूलियत नहीं है। हमारी सोसाइटी की कबूलियत है आप लड़की को डॉक्टर बना दें, फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल। आप लड़की को प्रोफेसर बना दें। अब जो एक ट्रेंड आ रहा है आप उसे सीएसपी ऑफिसर बना दें। अच्छा। तो ये डिमांड है सोसाइटी की। आर्टिस्ट हम्म। आप कभी मतलब घूमने चले जाएं तो 10,000 नखरे होते हैं हमारे। हम आर्टिस्ट लड़की को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे वो आर्ट आपकी का कोई भी शोबा हो। रिश्ते रिश्ते के हवाले से बात कर रही हैं? आपकी शादियां नहीं होती उन नहीं नहीं, खवातीन की? ओवरऑल भी हम पसंद ही नहीं करते। मतलब हम उसे सोसाइटी में भी पसंद नहीं करते। यानी 10 लोग बैठे होंगे ना, वो आर्टिस्ट लड़की को मशकूक निगाहों से देखेंगे। अच्छा, अब आपने आर्ट के साथ किस चीज को मर्ज कर दिया है? आपने आर्ट के साथ रोमांस को मर्ज कर दिया है। रोमांस आप किसे कहते हैं आपको ये नहीं पता, रोमांस की एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब हम्म। आप वो समझ रहे हैं यार, ये मतलब इसको मैं शायरी के साथ यहाँ थोड़ा सा मिसाल देने के लिए पेश करती हूँ कि एक शायर है, वो जी 100 जी। गजलें लिखता है तो वो शायद 100 दफा इश्क भी करता है। लेकिन अब वो कहता है कि यानी हर जी गजल के मतलब लिए एक इश्क किए नया इश्क। बगैर एक नया इश्क। तो वाह। आर्टिस्ट के बारे में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। खवातीन के बारे में भी आर्टिस्ट जो शायरात हैं ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम शायद समझते हैं कि आर्ट का हर शोबा जो है ना आपसे वो कोई ऐसी डिमांड करता है जो सोसाइटी से हटी हुई डिमांड है, जो सोसाइटी के फ्रेमवर्क में फिट नहीं आती। इसलिए हम हम्म। आर्टिस्ट लड़की को, अगर वो एक्टर है, वो मॉडल है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, मैं सिर्फ पेंटर की बात नहीं कर रही, मैं उसे माइनस करके बात कर रही हूँ। आप मुझे अच्छा खुद अच्छा। बताएं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें एक आर्टिस्ट को कहाँ फिट, इवन राइटर को कहाँ आप मुझे दिखेंगे। राइटर को भी लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता बेसिकली, और शायरात को मशकूक निगाहों से देखा जाता है। कह रही हैं पसंद नहीं किया हम क्या जाता, लेकिन करें। आप सही कह रही हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ तो लेकिन अगर देखें, और हम अपने कहना चाहिए कि मैं अपने माशरे में या अपने इर्द गिर्द के हल्का अहबाब में नज़र डालता हूँ, तो मुझे तो ख़वातीन का जो रोल है ख़ास तौर पे इस तख्लीकी अमल में, और ये जो लिखने वाली बातें हैं, ये जो मुश्किल मुश्किल किस्म के जो नॉवेल्स लिखना है, ये तो ख़वातीन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं मेरे हिसाब से। और ख़ास तौर पे जैसे कि हमने जिक्र किया पहले भी कि डाइजेस्ट राइटिंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ तो ख़वातीन राइटर्स छाई हुई हैं, और उनका तो मतलब कोई नेमुल बदल ही नहीं है हमारे पास। मर्द तो इतना ये काम नहीं कर बात पा आप रहे इस फील्ड में। नहीं नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो और फिर आप कैसे कह आपको सकते हैं कि मजे की, एक्सेप्टेंस नहीं है? नहीं नहीं, वो देखिए वो कबूलियत सोसाइटी की कबूलियत तो नहीं है ना। वो तो आपका एक डाइजेस्ट बिक रहा है, आप एक अच्छे कहानीकार हैं, आप एक बहुत अच्छा लिखारी है। लेकिन आप इन लड़कियों की पर्सनल लाइफ उठा के देख लें, इनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। मेरे तो बहुत करीब है, मेरी सहेलियां हैं बहुत सारी, हम्म। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या अचीव किया, और ये अचीव कर लिया कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई। लेकिन उसने सोसाइटी की कबूलियत अचीव नहीं की, सोसाइटी ने हम्म। उसे कबूल नहीं किया। अभी एक ड्रामा बना था हम टीवी पे, डाइजेस्ट राइटर, आप वो देखिए। उसमें आपको वो जो एक राइटर के प्रॉब्लम्स हैं वो किस खूबसूरती से
नजर आएंगे। असल प्रॉब्लम सारी वही खवातीन वही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अब वो हकीकत यही है। लेकिन यहाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि खवातीन राइटर बेहतर आर्टिस्ट हैं। मतलब आर्ट के हर फील्ड में औरत बेहतर आर्टिस्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्रिएटर है ना। चलें ये मान लेते हैं कि औरत को कहीं न कहीं मुश्किल ज़्यादा फेस करनी पड़ती होगी, हाँ, लेकिन अगर थोड़ी सी हम मुश्किल देखें है। हाँ, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल मुआशरे में, हमारे बिलख़ुसूस पाकिस्तानी मुआशरे में तो औरत को एक्सेप्टेंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा हद तक मिला हुआ है और हमारे यहाँ रिस्पेक्ट के अलावा भी और बहुत सारे दर्जे हैं जहाँ हम औरत को बिठाते हैं। अभी बिलख़ुसूस आपके इस काम के हवाले से बात करेंगे जो आपने किया, जिसमें आपने जो है वो 250 अफ़साने जो है या 250 अफ़साना निगारों के अफ़साने मतलब पहले 250 के करीब-करीब। हमारे पास इससे ज़्यादा थे, लेकिन फिर वो किताब की हमने वो ये देखना किस है चीज़ कि के लिए आपने काम जमा किया? ये किस इदारे के लिए आपने ये काम परफ़ॉर्म किया? नहीं, ये एक इदारे के लिए तो हम कर रहे थे, लेकिन बाद में ठीक फिर है। हम लोगों ने हुकूमती उससे इदारा था? बिल्कुल हुकूमती इदारा था। लेकिन मुझे ये बताया गया था कि प्राइवेट इदारा है वो अच्छा। काम के ड्यूरेशन में हमारा, मतलब जो हमारे यहाँ हुआ करता है वो दरमियान में हमारा क्लैश हो गया, हमने छोड़ दिया। हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ काम यूँ होता है कि काम करवा लिया जाता है, पब्लिश अपने नाम से करवाने की कोशिश की जाती है। और ऐसे अच्छा। वाक़यात हमेशा माज़ी में भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। चलिए लेकिन कामयाब तो हुई ना आप। कहने का मतलब ये है कि असल में अल्हम्दुलिल्लाह। और अंत भला तो इसमें जग आप भला। और इसमें आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इस सोशल मीडिया को, इस जैसे जितनी हम गालियाँ निकालते हैं, हुँ। सबसे खूबसूरत रोल इसने प्ले किया। अच्छा। क्योंकि अभी तक तो वो जो चल रहा था एक पूरा सिस्टम, पुराने लोग और पुराने इदारे अपने पुराने सिस्टम के तहत चल रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया की पावर का इल्म नहीं है बिल्कुल। कि ये क्या हो सकता है। और हुँ। उन्हें ये भी इल्म नहीं है कि इंटरनेट आने के बाद कितनी तबाही हो चुकी हुई है पुराने सिस्टम की। चला और सब कुछ होने चला, या जो कुछ वो मेरा नाम स्किप किया जा रहा था, वो कैसे मुझ तक बात पहुँची, और वो ये सब इस सोशल मीडिया का कमाल है। ज़बरदस्त। अदरवाइज़ ये वही होता जो माज़ी में होता आया है। यानी आप ये कह रही हैं सोशल मीडिया ने आपका जो है वो आपका नाम जो था वो मिटने नहीं दिया उस किताब के बिल्कुल। जो मेन जो करने वाले थे। हुँ। तो आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हमें माशाल्लाह हर जगह एक्टिव नज़र आती हैं। कई एक सोशल वेबसाइट्स पे भी आप लिखती हैं और इसके अलावा ये कि आप अपना सोशल मीडिया हैंडल्स भी कई एक मेंटेन करती हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अब आप यूट्यूब पे भी आप अब कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। तो पिछले दिनों मैंने देखा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे एक कैंपेन चला रही थी जिसमें आपने वॉइस ऑफ होप के नाम से एक सीरीज़ शुरू की थी शायद, जिसमें आप जो है वो उन लोगों के उन हालात या उन लोगों की बातें जो हैं वो शेयर कर रही थी, जिनमें जो कोरोना से जो हैं वो फाइट करके आए हैं और उन लोगों की भी कर रही थी जो कोरोना से कुछ जूझ रहे हैं किसी भी ना किसी तरीके से। तो आप वो बताएँ कि वो क्या आइडिया था, वो कैसे आपने उसको परफ़ॉर्म किया, कैसे उसको आपने लोगों तक अप्रोच किया? हुँ। अच्छा, ऐसा है, इसमें वो आइडिया यूँ था कि मैं देख रही थी कि लोग इतना कोरोना से शायद नहीं मर रहे जितना खौफ से मर रहे हैं। बिल्कुल। अब बेसिक चीज़ ये थी कि खौफ खत्म करना था। हुँ। और वो जो मैं अपने आस-पास हमारे सराउंडिंग में हर तरफ वो खौफ ज़्यादा था। अब शहर लाहौर में पूरे पंजाब के केसेज़ आ रहे थे, सिर्फ लाहौर के केसेज़ नहीं थे। हुँ, हुँ। और यहाँ पे खौफ इतना ज़्यादा था, हमारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे और हमें मतलब यूँ लगता था कि बस कोई इटली वाली क़यामत आ जाएगी। तो उस वक़्त अचानक से ये आइडिया आया कि सडनली दरमियान में मुझे भी बुखार हो गया। अब मेरे ओह! भाइयों को लगा कि लो भई हो गई, लेकिन वो बुखार था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। जो था नहीं, वो एक मैं आपको बता रही हूँ जहाँ से आइडिया हाँ, कंसीव हुआ हाँ। कि अब चूँकि मैंने कहा नहीं, बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर ली है ज़िंदगी की, तो ये भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, जिस वक़्त वो 2-3 दिन गुज़रे और बुखार वो सब कुछ सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, ओ ये क्या है, क्यों है, सारा कुछ। उसके बाद ये आइडिया अचानक से आया, क्यों ना ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाएँ, क्यों ना हुँ, ऐसे लोगों से बात की जाए कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ आपको चाहिए होप। हुँ। आपको चाहिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत, क़ुव्वत इरादी, इसलिए वो सारे सब कुछ शुरू किया हमने ना। और हमें ज़बरदस्त। जो-जो लोग मिलते गए, जो-जो मिलते रहे उनकी बातें, और फिर वो बाद में मैंने देखा कि 3-4 और पेजेज़ थे जो इस पे काम कर रहे थे। फिर हमने प्लाज़्मा के लिए नंबर एक्सचेंज करना शुरू कर दिए।
तीनों पेजेस ने, क्योंकि मैं भी पेज रन अच्छा, कर वेरी रही गुड। थी वॉइस ऑफ होप। हम्म। वो लोग पेज रन कर रहे थे कि हमें ब्लड चाहिए। अब लोगों को हम्म। प्लाज्मा और ब्लड का जो वो है फर्क, वो नहीं इल्म था, खौफ समझ में ज़्यादा नहीं थे कि आता। पता नहीं बॉडी में से क्या निकाल लेंगे। फिर हमने किडनी कोशिश ना की चुरा वो लें। क्लियर करने की, हाँ, किडनी ना ले ले भई और वो सब कुछ ऐसे मामलात ना हो जाएँ। बिल्कुल तो फिर वो हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज करना शुरू हो गए एक-दूसरे के, जो ठीक सही। हुए थे उनका खून और ये सब कुछ। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूँ लगा कि वो नई होप मेरे पास भी आई और मैंने भी हम्म। तक़सीम की, अपना अपना हिस्से का काम कर दिया। तो रियली आपका ये काम भी बहुत अच्छा था बाकी कामों की तरह। अब तीसरा हवाला आपका जो है वो मुश्किल सी किताब है एक, जिससे पहले तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे वो किताब है क्या? वो किताब नॉवेल है, वो वर्क ऑफ फिक्शन है, या वो क्या है? वो किस तरह आप उसे पहचानती कैसे हैं, या किस हवाले से आप अपनी उस किताब का तारुफ कराती हैं? अच्छा देखिए, इसमें ना नवीद, एक बात जो मैं तारुफ क्या, ये किताब ऐसे है जैसे मैं और आप कन्वर्सेशन कर, हुँ। हम डायलॉग कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जो समाज के साथ मुंसलिक हैं। उसमें हुँ। ज़ाहिर है आपका भी अपना ज़ाती हिस्सा होगा, मेरा भी अपना इस डायलॉग में एक ज़ाती हिस्सा होगा। आपका भी एक हुँ। एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी एक एक्सपीरियंस होगा। ये किताब बस इसी तरह के कुछ हिस्सों पे या कुछ मौज़ूआत पे, कुछ सोसाइटी के वाक़यात पे बेस्ड है, जिसमें तमाम तजुर्बात तमाम एक्सपीरियंस इकट्ठे हैं। लेकिन जिसमें उसके अलावा ये फ़लसफ़ा कि भी है, आप किस नफ्सियात तरह भी से उस है। किताब को इंट्रोड्यूस कराती हैं कि मतलब वो नॉवेल तो बहरहाल वो नहीं है। बेसिकली वो कुछ खतूत हैं जो आपने एक्सचेंज किए हैं। बेसिकली मैं तारुफ़ करा दूँ तो उस किताब का, अगर दरवेशों का डेरा उसका नाम है, और वो किताब आपने लिखी डॉक्टर सुहेल साहब के साथ मिलके। तो उसमें आपने कुछ खतूत का तबादला किया डॉक्टर सुहेल साहब के साथ, और जितना हिस्सा मैंने उसका पढ़ा है, तो वो कुछ एक ऐसे बिलीवर और नॉन बिलीवर के मामलात हैं जिसमें आप जो है वो उनके साथ एक्सचेंज कर रही हैं अपनी थॉट्स, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है। हाँ, तो वो कैसे आइडिया जनरेट हुआ और कैसे आपने उसको परस्यू किया? क्योंकि ये ज़ाहिर है एक मुश्किल और एक डिफरेंट किस्म का आइडिया था। इससे पहले तो मैंने अच्छा, ऐसी कोई किताब इसमें नहीं ये देखी। आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया डॉक्टर साहब का था और डॉक्टर साहब इस किताब के लिए को राइटर के तौर पे मेरा ख्याल बकौल उनके वो कोई 8-10 राइटर्स के साथ काम कर चुके थे। ठीक। लेकिन हाँ, वो काम मंज़िल तक नहीं पहुँच सका हुँ, और हुँ। जब उन्होंने ये, मैं अपना अफ़साने का काम कर रही थी, उन तक मैंने उनसे अफ़साना लिया, तो उन्होंने मुझसे ये आइडिया मेरे अफ़साने पढ़ने के बाद डिस्कस किया। पहले मैंने बहुत खूब। इनकार कर दिया, लेकिन फिर मतलब जब मुझे लगा कि नहीं, इसमें जान है, काम कर सकते हैं और डॉक्टर साहब पाकिस्तानी कम और कैनेडियन ज़्यादा हैं, तो धोखा नहीं देंगे। तो इसलिए फिर उसको हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ज़बरदस्त। तो बस एक सवाल जो मेरे ज़हन में वो किताब पढ़ के आया, वो ये था कि हम कहीं न कहीं अपने मज़हब को जो है, वो अपने अदब का हिस्सा बनाते हैं, और ये काम रिसेंट पास्ट में कुछ ज़्यादा रफ़्तार से हो रहा है। बहुत सारी लिखने वालियों ने इस चीज़ को, और लिखने वालों ने भी, इशफ़ाक़ अहमद साहब ने और दूसरों ने, मुमताज़ मुफ़्ती साहब ने, मज़हब को भी अपनी किताबों का हिस्सा बनाया है। और आपकी इस बारे में क्या राय है कि मज़हब जो है उसको किताब से अलग कर देना चाहिए, या उन दोनों का चोली दामन का साथ है? अच्छा, ये हुआ 80 की दहाई के बाद, जब हमारे पास माशाल्लाह लगा ज़ियाउल हक़ का, उससे हुँ, पहले हुँ। ऐसा नहीं था। और मज़हब फिर वो ऐसा वो चीज़ बिकने लगी, वो हमें समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट बिकने लगा। उससे पहले 70 की दहाई में एक पूरा लिबरलिज़्म बिकने लगा था। मतलब एक सोसाइटी का एक अपना रंग होता है ना, तो बिल्कुल। जैसे आजकल मौजूदा एक रंग है, हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत इंस्टाग्राम है और वो टिकटॉक है। उस दौर का ट्रेंड वही था, जब 80 की दहाई का। उस वक़्त मज़हब अदब में आया और फिर उसके बाद जो बिकने लगा था, हमें लगा कि ये बहुत हिस्सा है, लेकिन मेरे ख़्याल में इसका कोई चोली दामन का साथ नहीं है। लेकिन मज़हब में भी आर्ट है, अगर आप ढूँढने लगें। और अगर आप आर्ट में मज़हब को आर्ट की तरह लाना चाहें तो ला भी सकते हैं। लेकिन ये लाज़िम व मलज़ूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन अब देखिए ना, ये भी है कि कुछ लोगों ने, अब जैसे एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कुरान की काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस जो थे वो कोट किए हुए थे। लेकिन होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर लिखने वाला जो है वो मज़हब का एक्सपर्ट भी हो।
तो मज़हब को अपने तरीके से लिख देना किताबों के अंदर और फिर उसके बाद लोगों का जो आम मेरे जैसे जो कम इल्म लोग होते हैं, उनका पढ़ना और उसको फिर अपनी मर्ज़ी का, जैसे हम नॉर्मली कोई हदीस पढ़ते हैं या कोई हम तफ़सीर पढ़ते हैं, तो उसमें ही हम काफ़ी ज़्यादा समझने में गलतियाँ कर जाते हैं। फिर उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है हम उस्तादों से नहीं पढ़ते, हम कोशिश करते हैं, आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड है कि हम उस्तादों को जो है ना वो इज़्ज़त नहीं देते और हम जो है वो खुद से पढ़ लेने को तरजीह देते हैं। तो अगर हम उसको खुद से पढ़ लेते हैं और समझने में कोई कोताही या कोई गलती करते हैं, तो उसके बाद हम जो है वो कहीं न कहीं अगर ये कहें कि जी तफ़सीर में गलत लिखा हुआ है, तो दरअसल वो चीज़ तो गलती नहीं है ना। सेम इसी तरह से अगर लिखने वाला जो है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू समझता है एक हदीस का और उसके बाद वो उसको इंटरप्रेट करता है या एक आयत का एक पॉइंट ऑफ व्यू उसके ज़हन में बन जाता है और उसको फिर वो अपने नॉवल में या अपनी किताब के जो भी उसका सिलसिला है किताब का, उसमें प्रेज़ेंट करता है और फिर मेरे जैसा कोई कम इल्म उसको पढ़ता है, तो वो एक गलत किस्म का मैसेज नहीं कन्वे हो जाता। लेकिन एक लिमिट तक मज़हब होना ठीक है, लेकिन अब हम कुरान और आयत और अहादीस को भी जो है वो हम अपनी किताबों का हिस्सा बना रहे हैं। आप समझती हैं कि ये सही है और होते रहना चाहिए? या ये एक हेल्दी मुआशरे में जो है ऐसी नहीं, चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर हदीस का पहले सबसे आती है कुरान की, जैसे आपने बात की। कुरान की हर आयत का या हर एक उसका एक सियाक़ व सबाक़ है। हमें नहीं बिल्कुल, मालूम कि वो आयत जिस वक़्त नाज़िल हुई है, उसके पीछे वाक़या क्या था। अगर हम उसके पीछे के वाक़या क हमें इल्म नहीं है, तो हम उसको कहीं कोट नहीं कर सकते। हम किसी और के साथ अगर उसे मर्ज कर देंगे अदब में और वो मैसेज कहीं और कन्वे हो जाएगा, वो जिस सवाब के चक्कर में आप अपना अदब बेच रहे हैं ना, उसी सवाब के चक्कर में दोज़ख भी खरीद लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बहुत नाज़ुक मामला है मज़हब को। दूसरे हमारे अदीब ने क्या किया, प अदब जो कुरान या हदीस को इस्तेमाल किया या मज़हबी फ़िलॉसफ़ी को इस्तेमाल किया, मज़हबी फ़िलॉसफ़ी इस्तेमाल हुई है तसव्वुफ़ के रंग में उन्होंने देखे। तसव्वुफ़ हुँ, का ताल्लुक शरीयत से नहीं है। बिल्कुल। हमें इस बारीक बात का इसको जानते ही नहीं हैं। तसव्वुफ़ का ताल्लुक बिल्कुल शरीयत से नहीं है और आपने एक तसव्वुफ़ का रंग देने की कोशिश की है। जो तसव्वुफ़ है वो इन शिद्दत है, इंतहा है किसी भी चीज़ की। इश्क है, इश्क शिद्दत से निकला है, शिद्दत। इस्लाम हमें शिद्दत का, अगर हम सिर्फ़ मज़हब इस्लाम की बात करें, सिर्फ़ इसे नहीं, किसी भी मज़हब की जो इल्हामी मज़हब है, वहाँ शिद्दत नहीं है। वहाँ बिल्कुल। इश्क नहीं है, वहाँ मोहब्बत है। मोहब्बत बहुत बैलेंस और बहुत ठहराव दरिया की तरह है। जो इश्क है, वो शिद्दत है, वो समुंदरी तूफ़ान की तरह है। उसकी लहरों हुँ, से आप बच नहीं सकते, उस तूफ़ान से जब सुनामी आता है, आप बच नहीं सकते। तो ये जो हवाले ये दे रहे हैं अदीब और ये सब कुछ क किया अब तक 80 की दहाई में जो काम शुरू हुआ, ये एक दफ़ा फिर अभी इस दौर में आके ये शिद्दत पकड़ रहा है। आप इसको अभी के अदब को उठा के देख लें, वो फिर एक दफ़ा वो फिर से मज़हब के नाम पे उसको हम क्या कहेंगे, लिखने लगे हैं या फिर मज़हब के नाम को इस्तेमाल करने लगे हैं। अदब का इससे ताल्लुक नहीं है। हमें सियाक़-ओ-सबाक़ का ना हदीस का पता है, ना आम कारी को पता है, ना राइटर को पता है। हाँ, ये मुझे लगता है कहीं मुफ़स्सिर न का कहीं काम वो है, उसे करने दें। मज़हब को अपने स्टोरी के हुँ। मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करते हैं हाँ और जी। मुख्तलिफ़ आयात को मुख्तलिफ़ जगहों से उठा के उसके बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सियाक़ व सबाक़ से हटा के कोई रेफ़रेंसेस उसके जो होते हैं, जो एक्चुअली उसका बैकग्राउंड था, उससे हटा के थोड़ा बहुत पेश कर देते हैं जस्ट टू प्रूव द पॉइंट जो वो लिखना चाह रही हैं या लिखना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद अब वो कारी के ऊपर छोड़ देते हैं कि जी आपने गलत समझा है। तो कारी तो नासमझ है, ज़ाहिर सी, अभी तो उसने आपकी किताब उठाई थी, अगर आपको वो अक्लमंद समझता है तो आपकी किताब उठाता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा हुँ। इसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब तो इनफैक्ट माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो एक नई रूलिंग पास की है और उसमें भी ये है कि हमें जब तक यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी तब तक जो है वो जब तक हम तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ नहीं पढ़े। तो इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट है। आपकी क्या इस बारे में राय है? आप क्या समझती हैं कि ये सही है या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, इससे अभी इससे शिद्दत पसंदी आएगी। अभी इससे बहुत कैसे? ज़्यादा शिद्दत पसंदी आएगी, उसकी वजह आप सिर्फ़ पढ़ाएँगे तर्जुमा। अगर आप उसके साथ नहीं, विद तफ़सीर नहीं तर्जुमा। पढ़ा रहे, आप हाँ। फिर बच्चों को वो है ना विद तर्जुमा आप डिग्री दे रहे हैं। विद हुँ, हमारे पास ऐसे बहुत से पीएचडी स्कॉलर हैं, जो मतलब डिग्री उनको मिल जाती है, हुँ, लिखते उनके पीएचडी का थीसिस लिखता कोई और है, पेमेंट वो करते हैं, डिग्री मिल जाती है। तो हुँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कुरान के भी एक्सपर्ट स्कॉलर्स हैं। मुफस्सिर पैदा हो जाएँगे, एक्सपर्ट स्कॉलर पैदा हो जाएँगे हुँ। और उनको इस सियाक़-ओ-सबाक़ का इल्म नहीं होगा, ये हमारे लिए एक दफ़ा फिर गलत नहीं, लेकिन मसला ये है कि ये गलत रहा।
एक जैसे आपने कहा कि जी सिर्फ तशरीह नहीं, तफसीर नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से बेहतर है ना कि अगर आप तफसीर पढ़ाते तब फिर ये झगड़ा खड़ा होना था कि तफसीर किसकी पढ़ाई जाए। नहीं, तफसीर आप कम से कम ना पढ़ाएं किसी की, लेकिन आप फिर उसको या तो आपको लिमिटेड करना होगा या फिर आपको बोल्ड होना होगा। बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनको हम अभी टच नहीं करते। कुरान पाक में वो बात बहुत ओपन लिखी हुई है। आप जब उसका तर्जुमा पढ़ते हैं ना, वो बात बहुत ओपन लिखी हुई है। अगर किसी बच्चे ने उससे गलत कंसीव कर लिया तो फिर ये जो अभी आप कह रहे हैं ना, असातिज़ा की हरासानी और वाले मामलात, ये जो भी पिछले दिनों 100 बच्चियों के साथ वो जो टीचर के अभी गिरफ्तारी लाहौर हुई है, एलजीएस की बात कर रही हैं आप? एलजीएस के बाद हुआ एक और भी वाकया। अब ये अच्छा। हमारे पास तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये तादाद बढ़ेगी उसकी वजह कि अभी आपको नहीं पता कि कुरान जो है वो तरतीब के साथ नहीं है। हमारे पास जो कुरान है, जिस तरह नज़ूल हुआ वो उस नज़ूल की तरतीब में नहीं है। मक्की सूरतें, मदनी सूरतें अलग अलग हैं। जो उसके नज़ूल की एक तरतीब है, उसके एतबार से कवानीन चेंज हुए हैं। हम वहां आके कहते हैं, कहेंगे कि जी कुरान में तो ये चीज मौजूद है, लेकिन नजूल की तरतीब के एतबार से कवानीन की चेंज हुए। मु- एकदम से आके ये नहीं, कर्फ्यू नहीं लगाया कुरान ने किसी चीज पे। बात तदरीज इसको किया। पहले नहीं उन्होंने बट वो कहा तो अच्छा आपका मुआशरा पानी अलग था नहीं ना, पीना। वो तो मुआशरा अलग नहीं था, उस मतलब वो, मुआशरे में तो अब इस ये किस्म अब की कौन बार समझे। बेरादवी थी कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे थे वो लोग कि वहाँ पे ज़ाहिर है चीज़ों को समझाना सिखाना वो तो एक बहुत बड़ा मरहला था। अब हम जिस मुआशरे में सांस लेते हैं, जहाँ हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया है, तो यहाँ तो हम एक इस्लामिक मुआशरे को ऑलरेडी पहचानते हैं, जानते हैं और हमारे दरमियान उसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो तब तो मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना। और अब तो ज़ाहिर है अब वो स्टेज गुज़र नहीं गई। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सारी ज़िंदगी कि अब जब भी हम एक मुआशरे की तरतीब देने की कोशिश करेंगे तब हम ज़ीरो से स्टार्ट हम्म लेंगे, तब हम पहले शराब को अलाउ करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर बैन लगाएँगे, फिर हम पर्दे के ऊपर आएँगे। तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो मतलब एक दफ़ा हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन ये सब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पीएचडी में अचानक से आता है एक बच्चा, उसने कभी कुरान पढ़ा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सिर्फ अरबी पढ़ के आए हैं। वो बट उसकी वो तादाद कैसे कम होगी समझेंगे ना, ये बात। मतलब कुरान तो हम सब पढ़ते हैं ना, उनकी तादाद तो बहुत हम्म, कम है, बहुत लिमिटेड नहीं, फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को उनकी कुरान के साथ तादाद वाकिफ़ बहुत नहीं कम करती। होगी। तो फिर आप वो बच्चे समझेंगे कैसे, आप उन्हें ये कन्वे कैसे करेंगे कि वो मुआशरा और था, ये मुआशरा और है, हमें ये करना है, ये आप ये नहीं चाह रही करना। हैं कि इनके साथ एक बहुत ही स्टडी करने के बाद या इस तो फिर प्रोसेस को आपको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक, हाँ, पहले स्टडी, पहले उसकी बैकग्राउंड तैयार की जाए। पहले आपको ऐसे एक माहौल तैयार किया जाए। अब देखें, हर दूसरे दिन कुरान ही में नई तहकीक होती है और हमारे सामने वो साइंसी तौर पे सामने आ रही है। तो हमें सही है ना पहले ये साइंस। बता, और यहाँ तक पहुंचना, हाँ, ये यही चीज ना, ये कौन समझेगा। मैं अभी इसको थोड़े दिन हमें पहले पहले एक एक बैकग्राउंड पॉडकास्ट सुन रहा बनाना था, है हम। उसमें उन्होंने यही कहा कि जी साइंस जो है ना वो सबसे बड़ा मजहब है, और जब साइंस कोई चीज़ प्रूव कर देती है तो उसके बाद हर मजहब जो है वो आ जाता है ये कहने के लिए कि जी देखो हमारे मजहब में भी ये बात लिखी है। तो अल्टीमेटली हम्म साइंस का काम क्या है? जिस तरह हम जो है वो कोई भी थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसके बाद कोई प्रैक्टिकल अगर कर लेता है तो जाहिर है थ्योरी की बेसिस के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम्म मजहब जो है वो तो थ्योरी है, और उसका एक्सपेरिमेंट आप हम्म जब तक करेंगे नहीं तब तक आप उससे जो है वो आउटपुट निकाल नहीं सकते। हम्म मसलन अगर आप ये कहे, हम्म इस्लाम कहता है कि सच बोलना चाहिए। अब एक सच एक थ्योरी है, एक इंसान जो है वो बोल के जब उसको प्रैक्टिस करेगा, जब मुआशरे में सब लोग सच बोलेंगे या ईमानदारी का अगर मजहब जो है वो तरगीब देता है, तो आप जब मजहब की उन प्रैक्टिसेस को उन टीचिंग्स को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है चीज कि नहीं हो सकती। अगर आपने एक चीज का एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, आपके पास थ्योरी नहीं है, आपके पास बैकग्राउंड ही नहीं है, तो हाउ डू यू थिंक कि आप जो है ना वो किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसके लिए हमें, अगर यही, हमें फौरन पीएचडी में इसका तर्जुमा नहीं कराना चाहिए। अगर आप, हम उसे बेसिकली लेते हैं, जो मैं एक बात कहना चाह रही थी, जी जी। ये थ्योरी है मैं मानती हूँ, ये साइंस है मैं मानती हूँ, लेकिन फिर आपको शुरू करना होगा बहुत अर्ली स्टेजेस से। जब आपका बच्चा अभी नर्सरी में है, हम्म तब आप, तब से आप कुरान के मुख्तलिफ हिस्से मुतय्यन कर लें। हमें यहाँ से बच्चे को ये पढ़ाना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पीएचडी तक वो तैयार होगा पूरे तर्जुमे के लिए। यानी आपको आप कह रही कोई हैं कि उसको मुश्किल नहीं थ्रू होगी। आउट और वो द स्टडी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। हाँ। थ्रू आउट, हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे हम बचपन में एबीसी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो इम्प्रूव करते हैं, फिर वो बच्चा हिज्जे के करने पे आता है, जब वो हिज्जे करने पे आता है फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर मादे पे आता है। इन अल्फाज के मादे क्या थे, इनकी मिथ क्या थी,
और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन पीएचडी तक, अगर तो इस प्रोसेस के थ्रू कुरान पाक आप करते हैं तो इससे बेहतर कोई बड़ी बात, बड़ी लेकिन वैसे तो ये है मतलब ना कि कोई देखें अच्छी अभी बात ये नहीं होगी। बहुत एक अर्ली स्टेज में है ये बिल अभी, मैं समझता हूँ, और इसको जो है ज़ाहिर है हम्म। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए, एक पूरा सिस्टम जो है वो ज़ाहिर हम्म। है अचानक से तो नहीं होगा ना कि कल आपने एक डिसीजन लिया और आज से उसके ऊपर अमल होना शुरू हो गया, लोग सब बच्चे हम्म। कुरान शरीफ लेकर और यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे आ रहे हैं और आपको पढ़ रहे उसमें हैं। एक और चीज डिफाइन करनी होगी। आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं बाहर से, बहुत सारे हम्म। बच्चे नॉन मुस्लिम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट लाजिम कर देते हैं पीएचडी के लिए, तो उनकी डिग्री का क्या मैयार होगा? फिर आपको एक नया कानून उसके लिए बनाना होगा, वो नहीं, वो सारी तो बातें फॉर आपको डिफाइन मुस्लिम करनी होगी। स्टूडेंट्स होंगे ना, हाँ बिल्कुल सही कह नहीं, रही हैं, ऐसा और ही होगा। मुस्लिम तो होंगे, फिर भी हमें एक पेपर है ये, फिर वो पेपर में शामिल हो जाएगा। अगर आप जहाँ 10 पेपर देते हैं उसमें ये एक 10वां पेपर है, एक नया यहाँ एक कोर्स पहला है। पेपर है, एक नया कोर्स है। उन बच्चों के हम्म। लिए क्या होगा, पहले साथ ये डिबेट करें। ये बिल्कुल हम्म। ऐसे ही है, मंदिर मस्जिद और गिरजे बाज़ाहिर खड़े करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके यहाँ अंदर नहीं बनेंगे ये। तो पहले नहीं, लेकिन आपको ये है इसके ना कि अंदर जैसे बनाना हम है। लोग जो है, अब मैं कई जगह फेसबुक पे भी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा था कि जो आपने ये मंदिर और मस्जिद की बात की, जो गिरजे बन रहे हैं, तो ये जो बना रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जी आपको जब किसी और मजहब के मानने वाले का जो इबादत गाह है वो बनाते हुए तकलीफ होती है, तो फिर आपको जब आपकी इबादत का गिराई जाती है तो फिर उस पर भी क्यों दर्द होता है? फिर आपको उस पर भी दर्द नहीं होना चाहिए, वो उनकी सरजमीन है, वो जो दिल चाहे करते फिर। तो वही कहते हैं कि फिर अगर आप इनकी इबादत गाहों की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर कोई आपकी इबादत गाह की इज्जत भी नहीं करेगा। तो वही समझते हैं कि जी बनाने देना चाहिए, या इस चीज़ में कोई कबाहत नहीं है जो इस्लामाबाद में जो ये इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ बनाने के हवाले से, और शायद अब तो रुक भी गया है किसी वजह से। मैं तो पूरी अच्छा, तरह नहीं, फॉलो अप नहीं कबाहत कर वाकई सका। कोई नहीं है। नहीं नहीं, हम्म। कबाहत कोई भी नहीं है। हम्म। हाँ, कबाहत अभी नहीं है, कबाहत आगे जाके होगी। और दूसरे ये कि जब आपने देखना है आपके मुल्क के नाम के साथ क्या लगा हुआ है। आपके नाम के साथ अगर इस्लामी जमहूरिया लगा हुआ है और एक दूसरे मुल्क के नाम के साथ सेकुलर लगा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। और बाकी सेकुलर कंट्रीज जो हैं वहाँ देखिए, आप मसाजिद बन रही हैं। वो ईसाई हम्म। मुल्क हैं, वहाँ मसाजिद बन रही हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ के मुसलमानों ने नहीं, लेकिन कितना कुछ अजान की प्ले किया। परमिशन नहीं है ना। हाँ, नहीं, अब तो देखिए कुछ जगह अजान की परमिशन हो गई ना। इंग्लैंड हम्म। में तो कुछ जगह हो गई है अजान की परमिशन। बहुत लिमिटेड लेकिन पोर्शन में धीरे वो। धीरे, हाँ, लिमिटेड आपका है बेस्ट वो, फ्रेंड धीरे चाइना धीरे वो अलाउ धीरे। नहीं करता। हाँ, वो तो बिल्कुल आपके मजहब, अजान तो दूर की बात है, वो आपके मजहब से किसी हद तक बहुत दूर है। बिल्कुल, आपकी मदद को बेस्ट बहुत फ्रेंड है ना। नापसंद करता हूँ। तो ये तासुब है ना, ये तासुब है, असल में दिलों का तासुब है। हमें इमारतें खड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ इतनी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, एक मंदिर बना देने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं तो वो कुछ भी शायद ये फर्क नहीं इसका पड़ेगा। एक रीज़न हो, वो चाहते हो कि जी ये वैसे तो ये कि एतराज़ जो मेन है वो ये है कि जी इस्लामाबाद में जहाँ वो बनाने की कोशिश हो रही है वहाँ तो हिंदू कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। और हम्म। जैसे ज़्यादातर ये हिंदू कम्युनिटी जो है ये सिंध के अंदर मुकीम है, और वहाँ पे जो है हम्म। ना ऑलरेडी मौजूद है, कराची में काफ़ी सारे मुकामात पे ये बने हुए हैं मंदिर। और ज़ाहिर है उनकी मजहबी अटैचमेंट है इसके साथ, हमें कोई इस बारे हम्म। में एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक सेपरेट डिबेट की तरफ हम चले गए, हम थोड़ा सा वापस आते हैं इल्म और अदब की तरफ। और मैं ये चाहूँगा आपसे पूछना कि मैं ये समझता हूँ कि, या मेरी जो आज तक काफ़ी सारे लोगों से गुफ्तगू हुई है, वो ये कहते हैं कि जी रीडरशिप जो है वो कम हो गई है। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि कई एक वेबसाइट्स जो हैं वो अब मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम जहाँ चाहे उनको एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जैसे कि आप भी लिखती हैं, वेबसाइट्स हैं, हम सब के नाम से है एक वेबसाइट उर्दू इंडिपेंडेंट उर्दू के नाम से है, और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो आप क्या समझती हैं कि रीडरशिप सिर्फ किताब खरीद के पढ़ने की कम हो गई है, या ओवरऑल रीडरशिप पे इफेक्ट आया है? नहीं, रीडरशिप डाइवर्ट हो गई है हम्म। कि अब वो देखें, पहले हमारे पास एक किताब था सोर्स, अब ये हमारे पास दूसरा सोर्स है। ये नेट आने के बाद हम कहीं भी जाते थे, हम कितनी किताबें साथ लेके जा सकते हैं? हम्म। 5, 6, 8, 10। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि आप 10,000 किताबें अपने मोबाइल में लिए फिरते हैं, आप बुक रीडर पे लिए फिरते हैं। तो डाइवर्ट हो गई है, वरना ये साइट्स नहीं चल रही होती। और दूसरे, रीडरशिप का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप, कुछ लोगों का जो गिला है, नए दौर के साथ आप नहीं चल रहे। नया दौर नई डिमांड करता। हम्म। आपको नई डिमांड के तहत नई फिलॉसफी देनी है। अगर आप आज भी 1 सदी पहले, 2 सदी पहले की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वो आज का बच्चा नहीं पढ़ना चाहता।
तो रीडरशिप उस लिहाज से उन लोगों की कम हो गई, और जो नए दौर के तकाजों के एन मुताबिक लिख रहे हैं उनकी ज्यादा हो गई। हम ऐसे भी राइटर्स देख रहे हैं बीबीसी पे, मैं सिर्फ बीबीसी उर्दू की बात कर रही हूँ, जहाँ एक कॉलम या ब्लॉग के 10-10 20-20 हजार रीडर्स हैं। तो अगर वो एक, मैं सब कम से कम बात कर रही हूँ, और इतने कमेंट्स आप उसके नीचे देखिए, अगर किसी ने पढ़ा है तो कमेंट किया, बहुत खूब और बिल्कुल। बहुत उम्दा को निकाल के भी एक कमेंट होता है कि जी ये वाले इश्यू पे आपने बात की है, बहुत खूब और मतलब बहुत उम्दा। ये। हाँ, इसके अलावा कोई कमेंट, तो वहां से इल्म होता है कि किसी ने कितना पढ़ा है। रीडरशिप डाइवर्ट हो गई है, और ये भी झूठ है कि रीडरशिप कम हो गई है। ये हम्म। पूरा उर्दू बाजार अभी भी चल रहा है, और पब्लिशर अभी भी काम कर रहे हैं, इनके घर की रोजी रोटी इन्हीं किताबों से चल रही है। बिल्कुल। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा आपको पता है कैसे और क्यों फैलाया जाता है, आपको हर इंसान जानता है। नहीं तो आपने जैसे कि अभी कहा कि जी हम नए तकाज़ों को फॉलो नहीं करते, तो आपको लगता है कि लिखने वाले की गलती है कि वो नई जहतें जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करता, वो नई चीज़ें ढूंढता नहीं है, नए सब्जेक्ट्स नए टॉपिक्स के ऊपर नहीं लिखता, ये आपको लगता है कि एक रीज़न? लिखने वाले का भी रीजन है, छापने वाले का भी रीजन है, किताब इतनी महंगी क्योंकि से महंगी अभी, तरीन होती जा रही है, कोई कैसे खरीद के पढ़ेगा? तो जाहिर है ना, फिर ई बुक ईजी ऑप्शन है। हाँ जी यही ना, लेकिन उसके बावजूद किताब इतनी महंगी खरीदते हैं लोग। बहुत सारे लोग तो ई बुक पे आते ही नहीं है, इतनी हम्म। महंगी किताब भी खरीदने वाले मौजूद हैं। ड्राइंग रूम कल्चर अभी मौजूद है। हम्म। वो जो ड्राइंग रूम कल्चर जहाँ से तालीम आई थी, पहले तालीम इतनी आम नहीं थी, ड्राइंग रूम कल्चर एक खास तबका तालीम में था। हम्म। उसके बाद आम लोगों में तालीम आई है बड़े सगीर में अंग्रेज के आने के बाद। वो फिर बढ़ती बढ़ती पाकिस्तान बनने के बाद बिल्कुल अवामुन नास तक आ गई। उसके बाद आप देखिए वो फिर ख्वास में चली गई, किताब इतनी महंगी हो गई कि वो फिर ख्वास में चली गई। अब आपने ये जो एक नई, मैं भी रिसेंटली पढ़ रही थी कि यूनिवर्सिटी की फीसों के और स्कॉलरशिप खत्म किया जा रहा है, तो ये फिर एक दफा से फिर स्कॉलरशिप खत्म करना, ख्वास की तरफ चलेगी तालीम। जबकि हम्म। हमारे पास इन बहुत ज़हीन बच्चे सबके सब वो निकलते हैं जो ख्वास में से नहीं है। अच्छा। तो वो अगर आपने ख्वास में कर दी तो ये लाखों की फीस जो है ये आम बंदा नहीं दे सकता। तो स्कॉलरशिप खत्म करने का मकसद नहीं हमें समझ में आया। आपके पास नहीं, बजट ये कम है, बिल्कुल आपके आपने सही पास। कह रही हैं कि तालीम का बजट जो है वो, अभी मैं एक जगह देख रहा था तो उसमें था कि जी तालीम का बजट तो बहुत सही है और बजट ओवरऑल हमारे यहाँ बहुत सही है। बस हमारे यहाँ होता यह है कि हम लोग जो हैं वो बजट के एलोकेशन को क्वेश्चन करते हैं कि जी बजट की शायद एलोकेशन जो है वो वैसी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। तो मैंने खातून से गुफ्तगू की, अभी मेरे चैनल पे भी पब्लिश हुई है, उसमें वो होम स्कूलिंग के ऊपर जो है वो रोशनी डाल रही हैं और वो अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही हैं। और वो भी ज़ाहिर है मतलब खवास में से नहीं हैं, वो भी अवाम में से ही हैं और वो चाहती हैं कि उनकी बच्ची जो है वो तालीम हासिल करे जो कोई एक अच्छा पढ़ने वाला जो है या एक अच्छा अफोर्ड करने वाला हासिल कर सकता है। और उन्होंने कोशिश भी की कि वो नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए से वो अपनी बच्ची को आगे बढ़ाएँ। लेकिन वो मजबूर हो गईं इस बात पे कि वो अपनी बच्ची को घर में तालीम दें, कि वो समझती हैं कि जी जो स्कूल्स हैं, वो उनकी बच्ची की पर्सनैलिटी को बनाने के बजाय उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वो उनको पढ़ा कम रहे थे, उनको जो है वो डिग्रीज़ ज़्यादा दे रहे थे। तो हमारी ख़्वाहिश ये हो गई है ना कहीं न कहीं कि हमारी एंड में डिग्री जो है वो मायने करती है। तो वो ये समझती थी कि नहीं, मायने डिग्री के नहीं है, असल में तालीम है जो बच्ची को हासिल करनी चाहिए। तो अगर आपको कभी मौका हो सुनिएगा मेरी वो पॉडकास्ट भी, काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिली उनसे। तो ये आपने जैसे ज़िक्र किया कि स्कॉलरशिप्स हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो आएगा कहीं न कहीं इसका, लेकिन ये कि मैं नहीं समझता कि ये ख़त्म हो पाएगी पूरी तरीके से स्कॉलरशिप। तो आपकी राय के मुताबिक जो है वो तालीम महदूद होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता ख़वास के लिए? अच्छा, तालीम, अब ये जो आपने बात की ना उन खातून की, असल में वो बात तालीम की नहीं, वो तरबियत ही कर रही है। हुँ। हमारे यहाँ तालीम तरबियत के साथ नहीं रही। एक दौर था तालीम और तरबियत का लफ्ज़ इकट्ठा आता था। तो तालीम और तरबियत जो है वो लाजिम व मलज़ूम है। हमारे यहाँ से उन खातून का कहना बिल्कुल सही है कि तालीम रह गई है जिसे हम डिग्री का नाम देते हैं, बिल्कुल। तरबियत ख़त्म हो गई है। बच्चों की जो नौशुनुमा है, बच्चों का जो एक तरीक़ाकार है, जो एक ब्रॉट अप होता था, ना हुँ। वो घर में हो पा रहा है, ना वो बाहर हो पा रहा है। बिल्कुल।
तो पहले वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों के अंदर ठहराव था। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे अमूमन दादा दादी की गोद में पलते थे, वो उनका ठहराव बच्चों में आता था। अब ये बच्चे हैं, ये मियाँ बीवी जवान है, इनके अंदर जवानी की अभी वो कश्मकश वो डायरेक्ट हमारे बच्चे में आती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटा, फिर उसके बाद स्कूलिंग में वो एक सिस्टम में बहुत तेजी आ गई, इतनी तेजी आ गई कि हमें वो सब कुछ करवाना है। अच्छा, वो सब कुछ करवाने की उम्र भी हमारे पास ना 7 और 8 साल है। उस ड्यूरेशन में तो हम वो करवा नहीं पाते। हम उसका 14 साल तक वो बच्चे को इतना तेज चलाते हैं, उसमें तरबियत खत्म हो जाती है। और जो हम उनको एक्टिविटीज के नाम पे वो जिसे फन हमारे यहाँ नई नस्ल कहने लगी, वो जो हम उन्हें एक्टिविटीज देते हैं, वहाँ वो तरबियत की अच्छा करने के बजाय वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने लगे। ये बात उन खातून के बिल्कुल सही है, तरबियत खत्म होती जा रही है इदारों से। वरना एक दौर था, बानो कुदसिया कहा करती थी, बानो कुदसिया का कॉल है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर दर्सगाह नहीं दरगाह है, कि वहाँ वाह। तरबियत होती थी। हम्म। वहाँ तरबियत, और वो ये हमारे दौर तक हमने देखा कि वहाँ तरबियत होती थी। हमें ये नहीं कहा जाता था ये किताब ढूंढ के इसमें से ये चीज ले लो, हमें ये कहा जाता था ये टॉपिक है, जाके किताबें ढूंढ लो। ये तरबियत है तो लाइब्रेरी कि हम कॉन्सेप्ट था एक ना, अब तो टॉपिक, लाइब्रेरी कल्चर ही खत्म हो गया। अब नहीं तो नहीं, लाइब्रेरीज ढूंढने से नहीं मिलती। अभी अगर भी, कोई आपको दे भी दिया अभी जाए तो आप तलाश आप करते रह लाइब्रेरी जाएंगे। आप लाइब्रेरी खत्म कर दें, आप बच्चे को टॉपिक दें। आज भी बच्चा इंटरनेट पे तलाश करेगा, जब वो इंटरनेट पे टॉपिक तलाश करेगा, वो तो उसे 10 किताबों का पता चलेगा, 10 साइट्स का पता चलेगा। वो 10 में से जाके, 20 में से जाके एक सिलेक्ट करेगा। ये है तरबियत। इसी तरह बहुत सारी चीजों की अमली तरबियत होती थी, अब अमली तरबियत खत्म हो गई है असातिज़ा लेकिन की ये भी तरफ तो से। है ना कि अगर आप जैसे कह रही हैं कि इंटरनेट पे जाके वो सर्च कर लेगा, आप कम से कम पहले किताब कल्चर के दौर में ये होता था कि किताबें जो थी वो अप्रूव्ड किस्म की किताबें जो होती थी या अप्रूव्ड मटेरियल जो होता था वही लाइब्रेरीज का हिस्सा बनाया जाता था। अब इंटरनेट के ऊपर तो इतना वास्ट मटेरियल मौजूद है, इतना अनलिमिटेड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसपे कोई मतलब रोक टोक नहीं है ना। आप तय नहीं कर पा रहे कि ये आपके मतलब अगर सिंपल सी बात ये करें कि अगर मैंने कोई एक टॉपिक सर्च करना है तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है कि मैं उसका वो हिस्सा सर्च करूं जो कि ऑथेंटिक है। लेकिन मेरे पास अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिमिनेट करने में या उनका दरमियान डिफरेंशिएट करने में कोई बॉडी नहीं है बीच में जो उसको अलग अलग कर सके। मुझे तो बस वो फिर वो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है और मेरा बच्चा जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी चीज के लिए उस्ताद है हमारे पास। जब वो बच्चा यही हम्म। इंटरनेट, यही चीजें उठा के वहां से अपने उस्ताद के पास लेके जाएगा, उस्ताद का काम है उसे बताना कि ये मुस्तनिद है, नहीं है। ये है तरबियत। जिस दिन उस्ताद ने ये उसे बताना शुरू कर दिया, उसके जहन में आ गई, वो अपनी नस्लों को कन्वर्ट करेगा। एक हमारे उस्ताद में ये कमी आ गई कि वो तालीम तो कन्वर्ट करना छोड़ दिया उन्होंने, तालीम महदूद कर दी अपनी जात की हद तक। किताबें लिख दी, उनको कहा मेरी किताब जाके खरीद लो, या हम्म। अपनी किताबें लिख के खुद ही छाप के खुद ही बांट दी। हम्म। तालीम महदूद होती चली गई। अच्छा, तरबियत वाला अमल खत्म हो गया। आप अपना इल्म दूसरे को देना ही नहीं चाहते, जबकि हजरत अली का कौल है इल्म देने से बढ़ता है। और हम्म। ये बात मतलब आप कहीं दूर ना जाएं, ये बात आप यूट्यूब चैनल से देख लें, इल्म देने से बढ़ता है, चाहे वो मुस्तनिद है या नहीं है। तो अब ये ठीक जो है, इतनी ज्यादा तादाद बढ़ रही है यूट्यूब चैनल्स की, आप समझती हैं कि ये भी इल्म बांटने की ख्वाहिश है? नहीं, ये तो एक और ख्वाहिश थी कि जैसे एक दौर में हर इंसान उड़ना चाहता था ना, हम्म। तो जिस वक्त नया नया मीडिया आया, जैसे हम प्रिंट, ये इलेक्ट्रिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक उस मीडिया। वक्त एक ख्वाहिश, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब वो ख्वाहिश एक जन्म दे रही थी हर हम्म। शख्स के अंदर हीरो बनने की। अच्छा, उसको हीरो बनते बनते एक एक इस रीजन ये हुई, दूसरे रीजन ये हुई कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तरक्की करते करते इतनी तरक्की कर ली कि अब एक ही जैसे आपके पास 200 चैनल हैं, लेकिन एक ही जैसी चीजें पेश कर रहे हैं। और ये हम्म। डॉक्टर असगर नदीम सैयद हमें ड्रामा पढ़ाते थे और कहते थे कि आपको पता है कि न्यूज चैनल इतना क्यों चल रहा है? न्यूज हम्म। चैनल ने ड्रामा करना शुरू कर दिया है, और ड्रामा चैनल फ्लॉप हो गया है। क्योंकि हाँ, वो न्यूज चैनल जैसा तो ड्रामा नहीं कर पा रहे। फैक्चुअल हाँ ड्रामा जी, होता है ना उनके तो पास। जी, तो ये जो है ना, ये 2-3 रीजंस थी। और तीसरे ये कि पहले हर तरह का, जब पीटीवी का दौर था, एनटीएम का दौर था, हर तरह का प्रोग्राम होते थे, बच्चों के, बूढ़ों के, दरमियानी उम्र के लोगों के और जवानों के।
अब वो तखसीस खत्म हो गया है की तरह के चले जा रहे हैं। अभी भी बूढ़ों को अपने उम्र के प्रोग्राम चाहिए, बच्चों को अपनी उम्र के प्रोग्राम चाहिए, जवानों को अपनी उम्र के चाहिए। ये यूट्यूब चैनल ने वो तखसीस की है। कुछ लोगों का ठहराव वाले प्रोग्राम्स चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं, ठहरा हुआ प्रोग्राम है। अब इसको कोई बच्चा तो नहीं सुनेगा। हाँ, एक खास तबका है। अब इतनी ये डिबेट सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, ना एक डिबेट कोई और चैनल करेगा। हाँ, मतलब उसका तो उसे कमर्शियल नहीं मिलेगा ना, उनका उनकी रेटिंग नहीं बढ़ेगी। उनके यहाँ कमर्शियल रेटिंग वो कारोबार हो गया। यूट्यूब चैनल कारोबार से हट के भी काम कर रहा है। ठीक है, ये भी अब कोई कारोबार का हिस्सा है, लेकिन ये वो ख्वाहिश थी, उड़ने वाली ख्वाहिश, और उससे लेके ये थोड़ा सा नहीं, उसका लेकिन तसल्सल है, ये जैसे थोड़ा आपने सा शुरू अपनी में कहा। कमियों का जो हमें नहीं मिल रहा, थोड़ा सा उस चीज का तसलसल है कि अच्छा ये हमें नहीं मिल रहा तो हम कर देते हैं। जैसे वॉइस ऑफ होप का था कॉन्सेप्ट, हमें नहीं मिल रहा यार, हम होप दे देते हैं। कमी तो पूरी करने की ये कोशिश। हाँ, कमी पूरी करने की कोशिश थोड़ी सी, तो ऐसा है जी। आप कुछ कह रहे थे? तो वैसे ये पीटीवी और ये जो एनटीएम और जिसका आपने जिक्र किया पुराने चैनल्स का, ये लोग जो थे ये जाहिर है चूंकि ये हुकूमत इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग रखती थी और इनके ऊपर नजर रखती थी, तो हर एज के, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोग्राम्स जो थे वो हमें सुनने को और देखने को मिलते थे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम इंडिया का देख रहा था, सत्यमेव जयते। एक बेहतरीन प्रोग्राम था वो, आमिर खान साहब जो हैं वो उसे रन करते थे, उनका अपनी प्रोडक्शन थी वो। और इसी तरह के मुख्तलिफ दुनिया के अगर आप टीवी चैनल्स देखें तो वहाँ आपको इस किस्म के प्रोग्राम्स देखने और सुनने को मिलते हैं, जिसमें आपको अच्छे लोगों की गुफ्तगू सुनने को मिलती है। इसके अलावा ये कि आपको जो है वो मुख्तलिफ माशरती मसाइल जो हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय, जिस तरह के वो प्रोग्राम में इस तरह का था कि वो एक कोई टॉपिक लेते थे और उस टॉपिक के ऊपर जो है वो पहले विक्टिम्स उसके, फिर उसके जो है वो जो डॉक्टर्स, या अगर फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे वो एक जहनी, मैं देख रहा था कि जहनी तनाव के ऊपर प्रोग्राम था, तो उसमें जो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने वो प्रोग्राम किया। और फिर उसमें उन्होंने जो है वो जो पेशेंट्स इस डिप्रेशन से गुजरे हैं उनके ऊपर उन्होंने उनसे डिस्कशन किया कि आपको क्या फील होता था। फिर उनके जो साथ रहते लोग थे उनसे इंटरव्यूज़ किए उन्होंने कि भाई आप लोगों ने कैसा जो है वो फील किया जब ये इस किस्म की बीमारी से गुजर रहे थे। और फिर डॉक्टर्स को उन्होंने इन्वाइट किया कि भाई डॉक्टर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। तो ओवरऑल मतलब उन्होंने फिर हुकूमती अरकान को भी बुलाया कि भाई क्या हो सकता है ऐसे लोगों के लिए, या हुकूमत क्या कर सकती है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा हेल्दी सा प्रोग्राम था जो देखने में खुशी होती थी, देखने में मज़ा आता था। अब तो मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी दफ़ा टीवी कब ऑन किया था। तो अगर आप कभी ऑन कर भी लें तो तलाक और दूसरी शादी और तीसरे से अफ़ेयर, इसके अलावा कुछ भी ड्रामों में भी और टीवी के न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी यही एक खबर है जो मतलब डिप्रेशन को बढ़ाती है। डिप्रेशन को कम करने वाली खबरें जो है ना कहीं से नहीं मिलती। कॉमेडी, इनफैक्ट कॉमेडी खत्म हो गई है हमारी ज़िंदगी, सटायर जो है जिसे हम हाँ, कहते हैं वो कॉमेडी खत्म बहुत हो गया। अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, कॉमेडी खत्म हो गई है। अच्छा, हुँ, हमें ना बदतमीजी में और मजाक में फर्क खत्म कर फ़र्क दिया। खत्म कर दिया हमने। मतलब उसमें अब आप देखें कि वो नई नस्ल ऐसी ही आएगी जो हम नस्ल को क्यों गालियां दे रहे हैं। हुँ, आपने बदतमीजी शुरू कर दी, अभी आप चैनल उठा के देख लें, मजाक के नाम पे बदतमीजी हो रही है। वो बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल जो था पीटीवी के दौर में, अब वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हुँ। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ गलत जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप गाली भी दे सकते हैं मजाक के मैं नाम उस पे। दिन सुन रहा था, वो कहने लगा कि पहले पीटीवी पे जो 4 लोग रखे जाते थे, वो इस बात की इस्लाह करते थे कि तलफ़्फ़ुज़ जो है, वो किसी वर्ड का गलत ना हम्म, चला जाए, उसकी अदायगी जो है वो गलत ना चली जाए। तो इतना ज़्यादा बिल्कुल। केयरफुल होके हमने प्रोग्राम तरतीब दिए थे। और आज जो है वो तो हम्म, गंदी-गंदी फ़ाहिश गालियाँ भी जो हैं वो कॉमेडी का हिस्सा बन गई। हम्म। मैं तो यहाँ तक एक साहब से इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे टाइम पे एक एक हफ्ता रिहर्सल होती थी। बताइए। और मैं एक दफा हसीना मोइन का सुन रही थी, 4 दफा उनका स्क्रिप्ट रिजेक्ट हुआ था हसीना कि जी मोइन का। इसे दोबारा लिखें। जी अब देखें आप, वो ड्रामे जो हम कहते हैं, ऐसा ड्रामा नहीं लिखा जाता। स्क्रिप्ट हुँ। रिजेक्ट हुआ था, और बहुत उम्दा मजा लिखती, बहुत शस्तगी, बहुत शगुफ्तगी। और वो फिर कमरे में बंद हो के अलग से बैठ के बिल्कुल। लिखना। अब तो वो खातून लिख रही है, साथ किचन में हांडी पका रही है, साथ लिख रही है, हाँ भाई कपड़े कितने के खरीदे, और ये शादी का और गोटे का जोड़ा, उसकी तलाक करवा दो, उसका ये करवा दो, यार इसमें हुँ। मसाला डालो। तो तो वो आपका क्या बहुत लिखने का तरीक़ेकार है? जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया यहाँ पे, और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो लिखने वाले होते हैं, ये लिखते कैसे हैं? तो आप फ़ोकस किस तरह कर पाती हैं, या आप कहानी के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं?
अच्छा देखिए, एक थ्योरी है कि तख्लीककार के पास कहानी खुद चल के आती है। अच्छा। तो ये किरदार हमारे पास खुद चल के आते हैं। जैसे मुमकिन है, हो सकता है आपकी मेरी अभी डिस्कशन हो रही हो, मुझे कुछ देर के बाद मतलब आपके इस पूरी डिस्कशन से कोई किरदार मिल जाए। हम्म। हाँ, तो ये खुद ब खुद से आते हैं, और खुद ब खुद लिखने का भी कोई टाइमिंग नहीं होता। जिस वक्त मेरा तो एटलीस्ट कोई टाइम, मतलब ये नहीं है कि मुझे इस टाइम पे लिखना है, जिस टाइम पे लिखना है, जब टाइम मिला, जब एक चीज ने तंग किया उसे लिख लिया। और मतलब कोई यानी ऐसा आप भी हांडी पकाते बाकायदा हुए लिख बैठ के, देती हैं? नहीं नहीं, हांडी पकाते हुए नहीं लिखती। वही जो आपने हांडी कहा ना। पकाते हुए सोच लेती हूँ, अच्छा, हांडी लिखती पकाते हुए बात है। सोच लेती हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं लिखती हूँ उस वक्त फिर मैं अपना कमरा लॉक करके आराम से बैठ के लिखती हूँ। तो आपने अब तो नॉवेल की तरफ मतलब अपना रुझान नहीं किया? अफसाने तो आपने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, बहुत खूबसूरत आपके अफसाने, लेकिन नॉवेल की तरफ आपने रुझान नहीं किया? अभी तक नहीं किया। उसके लिए बहुत ज्यादा यकसुई चाहिए थी, वो यकसुई तो मैंने उर्दू अफसाना एहदे हाजिर को दे दी। और उसमें आपने अब बहुत मेहनत जिंदगी का की। सफर कुछ थोड़ा सा तेज है इस वक्त, और इस वक्त मेरे पास है वो एक माहौल नहीं बन रहा। नॉवेल एक माहौल मांगता है आपसे, बिल्कुल। तो आपके तो लिए इसलिए नहीं इंस्पिरेशन दे कौन है? सकी। किसको आप अपना उस्ताद तसव्वुर करती हैं, या किसकी राइटिंग्स को फ़ॉलो करती हैं और उसके जैसा लिखने की कोशिश करती हैं? नहीं, फॉलो तो किसी को नहीं करती, और पसंद बहुत से लोग हैं। सज्जाद हैदर यल्दरम मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, अच्छा। जिनको मैं हर दफा पढ़ के अच्छी सी फीलिंग आती है मुझे। हुँ, हुँ। उसके अलावा मतलब जो दुनिया में बेहतरीन, मतलब उसमें मैं आपको चार्ल्स डिकन्स, उनका اسلوب मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। यानी उनका चार्ल्स जब वो डिकेंस। नॉवेल का, हाँ, बहुत डिकन्स पर जब नॉवेल का पहला पैराग्राफ लिखते हैं, वो जो वो اسلوب लिखते हैं, मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा वो اسلوب हुँ, हुँ। इतना, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और इसमें बहुत से नाम है, मतलब एलिफ शेफक हैं, फोर्टी रूल्स और ऑफ लव। क्या, 40 रूल्स ऑफ लव, फिर गोरकी हैं। हुँ, हुँ। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने उसमें। फिर फ्रांस से चेखॉफ हैं, बहुत, ज़बरदस्त। मतलब हाँ, मतलब उनका अफसाना बहुत जानदार है। अच्छा, आप तो और लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, तो रूमी। क्या आपका हम्म। रूमी तो ज़ाहिर है। तो हम्म। लाहौर में पाक टी हाउस की बड़ी अहमियत है, तो आप भी वाबस्ता रही हैं कभी? नहीं, कभी वाबस्ता नहीं रही। आना-जाना रहा वहाँ पे? आना जाना रहा, कभी आया मतलब बहुत कम, लेकिन जिंदगी में ख्याल जब से दोबारा से, हमारे दौर से पहले ये बंद हो गया था, हुँ। और उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मतलब 2 या 3 दफा। अब तो खैर बाकायदा माशाल्लाह वहाँ फिर से हल्का रबाब ज़ौक़ अपना काम कर रहा है, लेकिन जी, आना बहुत जाना ज़्यादा। नहीं। अच्छा, हम्म। अच्छा। तो आप लेकिन बताएं, ये आपने इतना अरसा काम किया ये चैनल के हवाले से, हुँ। तो इन 5 सालों में क्या सीखा? क्या मैंने क्या सबसे सीखा? ज्यादा अहम चीज जो बिल्कुल जिंदगी जीने, जिसने मतलब बदल ही दी वो जिंदगी, चैनल के हवाले से? सिर्फ ऐसी पर्सनालिटीज मैंने आती हैं, नए तो लोग आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने ये सिलसिला शुरू किया जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया। आज से पहले तकरीबन कह लें कि 2020 से पहले मैं बहुत कम लोगों को इस हवाले से ज़ाती तौर पे जानता था, जो लिखते हैं। मेरी बड़ी ख़्वाहिश होती थी कि मैं ऐसे हम्म। लोगों से गुफ्तगू करूँ, ऐसे लोगों से बात करूँ कि जो लिखते हैं, क्योंकि मेरे लिए तालीम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किताब ही है। और मैं समझता हूँ कि इंसान इर्द-गिर्द से सीखता है, लेकिन उसकी वो सीख जो है बहुत लिमिटेड होती है। अनलेस कि वो कोई बहुत ही स्पेशल किस्म का इंसान हो। मेरी राय के मुताबिक किताब जो है वो आपको हम्म। बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज देती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने हमेशा से ये सीखा कि जो किताब लिखते हैं, या मेरे ज़हन में ये बात रही है और आज भी मुकीम है, और आप जैसे लोग उसके ऊपर और अपना ठप्पा लगाते हैं कि हाँ जी, बिल्कुल सही है, कि वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं। आप लाहौर में रहती हैं, कोई और मुसन्निफ़ कराची में रहते हैं, कोई और मुसन्निफ़ अमेरिका में रहते हैं किसी शहर में। तो वहाँ की मालूमात, वहाँ की चीज़ें किताब पहुँचाती है। तो मैं चाहता था कि ऐसे लोगों से मिलूँ, ऐसे लोगों से बात करूँ। तो मैं बहुत कम लोगों से मुतारिफ़ था पहले लिखने के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिली इस चैनल के हवाले से, वो ये छोटी-सी पहचान है कि लोग जो है वो कम से कम अब मुझसे बात करते हैं।
आप जैसे लोग और हम जैसे जाहिलों को वक्त देते हैं, और हम लोग जो हैं वो आपसे और बेहतर सीख सकते हैं। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार अगर लोग मुझसे बात कर रहे हैं तो क्यों ना मैं जो है वो इस सिलसिले को या इस गुफ्तगू को जो है वो और लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि शायद कोई मेरे जैसा इल्म का प्यासा जो है वो तलाश में हो ऐसी गुफ्तगू की, तो वो भी इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठा सके। तो ये हमने जो है वो इस सिलसिले में को शुरू किया, और अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ हो गया है, दोस्ती हो गई है आहिस्ता-आहिस्ता। नहीं, अब देखिए आपने जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके खुद ही कह दिया कि आप बाइल्म हैं। मैं बाइल क्योंकि हूँ? नहीं, जाहिल का मैं बाइल मतलब नहीं ही हूँ, मैं नहीं देखिए, बाअदब जाहिल हूँ। का मतलब ही ये है कि बाइल्म होते हुए उसका इनकार करना। हाँ, नहीं बिल्कुल आप तो सही कह रही हैं। लेकिन मेरी हाँ, राय के नहीं मुताबिक बाअदब हैं, मैं देख रही हूँ आपके प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे वो जो आपने एक नॉवेल शुरू किया किश्तवाड़, मुझे वो हाँ, ऑडियो मतलब एक बुक्स का अच्छा सिलसिला। लगा। जी। ऑडियो बुक्स का, उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी, उसमें म्यूज़िक नहीं था। अच्छा। हमारे यहाँ ये जो यूट्यूब चैनल्स का एक कॉन्सेप्ट म्यूजिक वाला है, म्यूजिक इतना हाईलाइट हो जाता है कि आवाज उसमें कहीं दब जाती है। आपके यहाँ ये हुँ। चीज नहीं थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने तो डर के मारे नहीं डाला तो कि वो क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। हाँ, नहीं नहीं, वो मैंने वो जितना भी आपने वो सुना ना, देखिए उसमें तलफ़्फ़ुज़, आवाज, वो सारा एक लफ्जों की भी अपनी मौसीकी है। बिल्कुल है। उसे इतनी जोर, इतनी फास्ट म्यूजिक नहीं चाहिए उन लफ्जों को। जो हुँ, हमारे यहाँ अभी तक यूट्यूब चैनल्स में एक प्रॉब्लम मुझे देखने में आ रही है कि शायरी और नसर के पीछे एक बहुत फास्ट म्यूजिक है, और हुँ, जो लफ्जों के अंदर भी बहरें हैं, मौसीकी की बहर को बहर किस बहर के साथ कहाँ मैच करना है, अभी ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, नया काम है ना, अभी नई फील्ड है, बिल्कुल अभी ऐसे ही। लोगों को ये नहीं पता। तो लेकिन मैं आपने समझता हूँ कि ये काम अच्छा ऑफ़िशियली भी किया होना कि चाहिए। ये लोग जो ऑडियो बुक्स हाँ, का बड़ा लोग चाहते हैं कि ऑडियो बुक्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं, लोग उसको, हम्म, मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा किताब को खरीदना मुश्किल है लोगों के लिए, उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑडियो बुक्स को खरीदना मुश्किल नहीं होगा। किताब छापने में भी मैं समझता हूँ ज़्यादा एक्सपेंस आता है, लेकिन ऑडियो बुक्स की अगर हम प्रॉपर उसको ऑफ़िशियली या प्रोफ़ेशनली करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट हो सकती है, और फिर ये कि इसको रिप्रोड्यूस करना भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा ये हो भी रहा है, और इसकी हमें सिर्फ इसी इस हिसाब से जरूरत नहीं है कि मतलब आ, कुछ इन्वेस्टमेंट की कमी होगी, इसकी हमें जरूरत इसलिए भी है, बहुत से नाबीना बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा अच्छा, उनको ये इनिशियल चीज स्टार्ट भी इसी जरूरत, वजह से था। हाँ, उनको इस चीज की बहुत जरूरत होती है। हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल कोटे पे वो बच्चे आते थे, और वो दूसरे स्टूडेंट से ये चीजें रिकॉर्ड करवाते थे। तो वाह! ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा। और बिल्कुल। कॉपीराइट्स का मसला ये होता है कि जो 50 साल पहले वाला राइटर जिसकी डेथ को हो गए हैं, मतलब मंटो आप हुँ, पढ़ सकते हैं, प्रेमचंद हैं पढ़ सकते हैं, उनका कॉपीराइट्स का कोई इश्यू नहीं होता। तो हुँ। उनको एटलीस्ट आप उनका कोई अपने नाम रेगुलर लेवा व्यू, नहीं है ना अब। नहीं नाम लेवा नहीं, रूल है, कानून है। अच्छा। कि ना इतने साल के बाद कॉपीराइट्स खत्म हो जाते हैं एक राइटर के, अच्छा, अच्छा। कितने साल तक रहते हैं, ये एक पूरा का लॉ है। उस लॉ के मुताबिक हमें वो पढ़ना, मतलब एटलीस्ट उनको तो कर देना परमिशन मिल चाहिए, जाती लेकिन है, चूंकि बिल्कुल। हाँ परमिशन मिल जाती है, हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती, लेकिन आप जैसे लोग तो दे सकती हैं तवज्जो, नहीं, कुछ साथ हमारी ये पूरी भी करें, ख़्वाहिश है, अब कुछ तो साथ वो बहुत भी ज़्यादा लोग करें। जुड़ रहे हैं माशाल्लाह, और अब नए-नए हम्म, चैनल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑडियो हम्म, बुक्स को ख़ास तौर पे ऑडियो बुक्स को बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, हम्म, और बहुत लोग जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ज़ाहिर है क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल नहीं है, उनकी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा-सा कमी होती है। हम जैसे मतलब खुद से हम वी आर सेल्फ टॉट, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हम ब्रॉडकास्टर नहीं है, हमें वो टेक्नीक नहीं पता कि किस तरह से करना चाहिए, अल्फ़ाज़ का उतार-चढ़ाव हमें नहीं आता। तो वो सुनने वाला भी ज़ाहिर है कहीं न कहीं उससे डिस्टर्ब ज़रूर होता है, लेकिन चूँकि वो मतलब मुहावरा है ना कि भई जो मिल रहा है उसको भागते चोर की लंगोटी ही बहुत, अच्छा, तो वो वाले उसके तहत शायद सुन लेते हैं, वरना मेरे जैसे जो पढ़ने वाले हैं, जो सही से नहीं पढ़ पाते, उनकी तो बहुत गलतियाँ निकाली जा सकती हैं। अच्छा, इस हवाले से ना मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि सुनने वाला डिस्टर्ब होता है, हुँ, हुँ। सुनने वाला डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ का भी लिसनर वैसा नहीं है जो डिस्टर्ब होगा, वो एक बहुत अलग सी होते हैं कम्युनिटी मेरे होती है। मेरे पहली वीडियो के ऊपर जो हैं? ऑडियो जिसका आप ज़िक्र कर रहे हो, उसमें उन्होंने मैसेज किया, हुँ, कमेंट किया कि पहले 30 सेकंड में 2 तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये हुँ, कमेंट्स पढ़ के कि मैंने 45 मिनट्स की वो ग़ालिबन ऑडियो थी। मैंने 45 मिनट्स की वो ऑडियो रिकॉर्ड की। उसको तकरीबन हुँ, 1.5 घंटे में बैठ के मैंने एडिट किया।
मेरी 3 घंटे की मेहनत को उन भाईजान ने जो है वो नहीं सराहा। उन्होंने मेरे वो 30 सेकंड में तलफ़्फ़ुज़ की जो गलती थी, जिसे मैं ढूँढता रहा, मेरी समझ में नहीं आया वो तलफ़्फ़ुज़ की गलती थी क्या? लेकिन उन्होंने उस गलती को पिक करके प्रेज़ेंट किया। एक ने लिखा कि जी बहुत शॉर्ट आपने ऑडियो की। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना क्रेडिट देने का रिवाज भी बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग किसी को शुक्रिया नहीं कहते। हमें शुक्रिया कहने से जो है ना बड़ी अपनी बेइज़्ज़ती महसूस होती है, बड़ी ज़िल्लत महसूस होती है। हमें लगता है कि हम एंटाइटल्ड हैं सर्विसेज़ को एन्जॉय करने के। अगर कोई खाकरोब या कोई झाड़ू लगाने वाला गली मोहल्ले में आके झाड़ू लगा रहा है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है, वो इस चीज़ की तनख्वाह लेता है। बेशक वो तनख्वाह लेता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम एक शुक्रिया या एक गिलास का पानी या एक चाय का कप उसे पिला देंगे, तो कहीं न कहीं वो कल को जो है ना अपने आप को भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट फ़ील करेगा, उसको खुशी होगी, उसको रिकॉर्ड करने की ऑडियो बुक मोटिवेशन मिलेगी ना, सफाई करने की मोटिवेशन मिलेगी। ये असल में यही ना, यही तरबियत है बस। जो दूसरा है, वो जिन साहब ने गलती निकाली, वो तालीम है, ये तरबियत है। और ये हुँ, चीज़ वो आपको इनबॉक्स में भी कह सकते थे। ऐसा बाकी ही। एक मैं इफ़्फ़त रहीम का प्रोग्राम सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने एक्टिंग के हवाले से गर्चे की, लेकिन मैं राइटिंग के हवाले से, यूट्यूब चैनल के हवाले से भी ये बात करती हूँ कि इफ़्फ़त ने कहा कि हमारे पास चूँकि अकेडमी नहीं है हुँ, एक्टर्स की, इसलिए हमारे पास वैरायटी ऑफ एक्टर्स बहुत ज़्यादा है। हर एक्टर का एक अपनी तरीक़ाकार है, एक अपना एक्सेंट है, एक अपना बॉडी लैंग्वेज है, एक अपना स्टाइल है। हुँ, इसी तरह से हमारे पास चूँकि अभी तक अकेडमी नहीं है, एक्टर की अकेडमी नहीं है, तो ये चैनल्स तो फिर बहुत दूर की बात है ना। बिल्कुल। तो हमारे जितने चैनल्स के होस्ट हैं या रन कर रहे हैं, उन सब की एक अपनी वैरायटी है, एक हुँ, अपनी क्वालिटी है, एक अपनी सोच है। तो हमारे पास उनकी निस्बत बहुत, यानी अगर वहाँ पे एकेडमी है, तो वो सारे फ़ॉलो करेंगे दिलीप कुमार को, और हुँ, फिर वो शाहरुख भी उसी एक्सेंट में आएगा, उसमें भी। लेकिन हमारे यहाँ वही खूबी है कि चूँकि एकेडमी किसी की भी नहीं है, हमारे पास तो वॉइस की भी, सदाकारी की भी नहीं है। तो बिल्कुल। हमारे पास ऐसे उनसे ज़्यादा अच्छे सदाकार हुँ, मौजूद रहे। आज भी गुलाम मुहिउद्दीन के जो बोलने का, अनवर मकसूद के बोलने का, मतलब जो वो जो स्टाइल है, वो इंडिया के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। अकेडमियाँ होने के हुँ, बावजूद नहीं है। बिल्कुल, तो अकेडमी से ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है, जबकि अकेडमी नहीं है। तो बिल्कुल सही यहाँ कह पे रहे हैं। मतलब मैं ये क्रेडिट दूँगी आपको और बहुत सारे और लोगों को कि चलें, वो आगाज़ है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं उसमें कोई लोगों को लुत्फ़ नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है। बिल्कुल मैं उनको समझता हूँ कि ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपकी इस अब मोहब्बत का, आपने इसकी जो है इज़्ज़त हुँ, अफ़ज़ाई की कि आपने उसको सुना और आपने जो है वो मेरी तारीफ़ का भी कुछ अल्फ़ाज़ अदा किए। लेकिन यकीन करें इसकी बहुत ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा आसानी हो हुँ, जाएगी हमारे लिए किताब पहुँचाना आगे तक। और अगर हमारे पब्लिशर्स जो है वो इसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें और इस काम को प्रोफ़ेशनली करें, तो ना सिर्फ़ ये कि इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनको रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा ये भी है कि कहीं न कहीं हमारे जो लिखने वाले हैं, उनकी किताब दूर तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आप लोग उससे यकीन यकीन करें, उससे पब्लिशर को रोज़गार मिलेगा। उसमें भी जो बिल्कुल। सदाकार है उसको बिल्कुल रोज़गार नहीं मिलेगा। अच्छा। पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के हवाले से बता रही हूँ मैं आपको। हुँ, हुँ। यहाँ किताब अभी भी छप रही है, इतने बड़े-बड़े शोरूम्स हैं, एक पूरे नया कल्चर दिया, किताब कल्चर दिया इन पब्लिशर्स ने। बिल्कुल। और अगर ये भी ई-बुक के बाद ये अगर वीडियो या ऑडियो नहीं, बुक हमारे तो ई-बुक अभी तक इंट्रोड्यूस शुरू करवा ही नहीं देते हुई हैं ना। ना। ऑफ़िशियली तो ई-बुक भी शुरू नहीं नहीं, हुई। वो तो स्कैन करके मैंने ऑफ़िशियली नहीं, डाल दिया, आपने इंडिया ने डाल दी शुरू कर किसी दिया। हुँ, नहीं, हाँ, इंडिया ने बट ये तो बाकायदा शुरू किया है। किंडल, अमेज़न इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट आया है, वो तो फिर अच्छा हुँ, कॉन्सेप्ट है ना, प्रोफ़ेशनली अच्छी क्वालिटी में आपको टेक्स्ट हुँ, पढ़ने को मिलता है। वरना हमें तो आधे टेक्स्ट जो है वो हुँ, मिटा हुआ होता है, जिसने उसमें स्कैन किया बेचारे ने कर दिया। हुँ। तो ये है कि तो इंशाअल्लाह बहरहाल अल्लाह ताला हमारे बेहतरी करेगा, हुँ, कोई ना कोई हमारे कल्चर में इंशाअल्लाह। एक किताब की जो है बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस हुँ, कल्चर को प्रमोट करें। और इसी सिलसिले में हम बहुत सारे लोगों से राब्ता करते हैं, आपसे भी किया, आपने वक़्त दिया, आपकी इस तमाम गुफ्तगू से मैंने बहुत कुछ सीखा और आई होप कि हमारे सुनने वालों ने और देखने वालों ने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। और मेरी ये ख़्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो किताब के प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ सकें और उसके लिए ही हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ किस्म के एपिसोड्स जो है वो करते हैं। आज के एपिसोड में हमने आपको ज़हमत दी और आपने बहुत बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाली। इंशाअल्लाह फिर आपसे ज़रूर एक दफ़ा राब्ता करेंगे कुछ अरसे के बाद।
जब आप जो है वो कोई अपने चैनल के ऊपर नया सिलसिला शुरू करेंगे यूट्यूब का। जो लोग राबिया के चैनल को सब्सक्राइब करने में इंटरेस्टेड हैं, राबिया अल रबा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर आप सर्च करें और जाके वहाँ देखें कि राबिया जो है वहाँ पे किताबों के रिव्यूज़ भी करती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें वहाँ पे अपलोड करती रहती हैं। तो उम्मीद है कि राबिया आपको भी आज की इस महफ़िल में मज़ा आया होगा। नहीं, कुछ बहुत फाइनल अच्छा वर्ड्स अगर आप लगा, हमारे बहुत लिसनर्स को कहना मुख्तलिफ। चाहें तो? सबसे पहले ये कि बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि इंटरव्यू नहीं था, बहुत मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन थी। ये एक और तरह का ये वीडियो दरवेशों का डेरा था। वो रिटर्न था, ये अच्छा, वीडियो जी, था। बिल्कुल। तो अगर ये वो आपने तो अभी मुझे कह दिया कि इसकी दूसरी किस्त भी होगी कुछ अरसा इंशाअल्लाह पूरी बाद। कोशिश करेंगे। तो हाँ, तो वो मुझे इस बात पे हुई कि यार ये दरवेशों का डेरा पार्ट 2 भी आने वाला है, क्योंकि हाँ, दरवेशों का डेरा पार्ट 2 की वैसे, लेकिन ओवरऑल मुझे बहरहाल बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, चैनल को इसी तरह चलाते रहिए। हम आपकी नई किताबों के साथ मतलब सुनना चाहते हैं, नई किताबों को आपकी आवाज में। और आप भी मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहते हैं, इसी तरह लोगों से कनेक्ट रहिए। और इंशाअल्लाह, बस यही है कि इल्म बांटने की यही है, कोशिश करें अपना इल्म अपने पास लेके ना चले जाएं कब्र में हम सब ने मिलके मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस इल्म को बांट दें, ये हमारे पास अमानत है, और ना जाके इसका भी हिसाब भी देना है। और हिसाब ना भी देना हो तो मिट्टी हो जाएगा, तो इसे बहुत बच्चों को दे खूबसूरत के बात, चले जाएं तो अच्छा है। बहुत खूबसूरत बात की राबिया। बहुत शुक्रिया हाँ, राबिया आपका, हाँ, अपना ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आप ओके। लोगों से मुलाकात होगी। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।